नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके पैथोलॉजी की। और पैथोलॉजी में क्योंकि हम वीट डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वीट डिजीज में हमने 3 क्लासें लगभग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने रस्ट की बात की, कर्नाल बंट की बात की। इसके अलावा जो एक डिजीज है, हमने रस्ट 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक हमने मुख्य रूप से जो बात की थी, एक डिजीज और थी हमारी। कौन सी थी वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताओ देंगे कौन सी डिजीज थी हमारी एक, ठीक है। करनाल बंट की तो हमने बात कर ही ली थी। और इसके साथ में ही हमारी एक और डिजीज थी जिसको हम बोल रहे थे 3 प्रकार। अच्छा, ये थी ये अपना स्मट थी, ठीक है। तो स्मट की इनकी तीनों की हमने बातें कर ली थी। 3 डिजीज और बची हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ज्यादा बड़ी डिजीज नहीं है, ये छोटी छोटी है, ठीक है। तो इनको हम जल्दी ही क्या कर लेंगे, फ्री कर लेंगे। पहली बात, पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू को पहचानने का या जो लक्षण है उनको ज्ञात करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है, पहचानने का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है कि सर पाउडरी नाम है, ठीक है। पाउडर समझते हो आप, चूर्ण जैसा होता है, ठीक है। क्या होता है, चूर्ण जैसा व्हाइट पाउडर होता है, सफेद सफेद सा दिखाई देता है, ठीक है। और ये पाउडर आपके कहां कहां दिखाई देगा कि सर सबसे पहले तो नीचे वाली पत्तियों पे नजर आता है। किस पे नजर आएगा, जो ओल्ड लीव्स होती है उन पे नजर आता है। जब इस संक्रमण को किसान देखकर अनदेखा कर देता है कि अरे कुछ नहीं, ये तो ये ऐसे ही हो गया, नॉर्मल चीज है ये तो, ठीक है। ये क्या करता है, फिर ऊपर वाली नई पत्तियों पे नजर आता है, ठीक है। नई पत्तियों पे आ गया, ये मान लो आपका गेहूं का पौधा है। पहले छोटी वाली पत्तियां संक्रमित होगी, ठीक है, नीचे वाली, फिर दूसरी ऊपर वाली पत्तियां होती जाएगी, तना होता जाएगा। और ऐसे होते होते लास्ट में किस पे अटैक कर देगा, ये बाली पे अटैक कर देगा। सर करता क्या है ये, क्या दानों को काला कर देता है या दानों में व्हाइट पाउडर बन जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मुख्य काम यही है कि ये इससे अवशोषण यानी कि पोषण लेता है, और पोषण लेकर अपने स्पोर, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्पोर होते हैं किसके, एरिसाइफी के, ठीक है। एरिसाइफी ग्रेमिनिस इसका जो है पैथोजन होता है, उसके क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। एक तरह की फंगस होती है और फंगस क्या करती है, स्पोर बनाती है। तो ये भी क्या कर रही है, स्पोर बना रही है। ना ही तो दानों को नुकसान पहुंचाती है और ना ही पौधे को इधर उधर जो काला ऐसा नहीं करती है, ठीक है। यानी कि ये उसका पोषण लेने का काम करती है, मेन काम वो है। अब पोषण कम हो जाएगा तो दाने कमजोर हो जाएंगे, यील्ड प्रभावित होगी, उपज कम हो जाएगी, ठीक है। पौधा सफेद सफेद सा दिखाई देने लग जाएगा। ये मुख्य लक्षण है। बाकी यदि हम और बात करें एटियोलॉजी की, इनकी तो बेसिक एटियोलॉजी है, उन सब की हम चर्चा करेंगे ही। साथ में जब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में हम कभी भी, क्योंकि फंगस से जो है होने वाला रोग है, तो इसमें भी तीनों चीजें ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हम करते हैं, ठीक है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हम करते हैं उसमें वो सारी चीजें ही ऐड करेंगे कि खेत को साफ सुथरा रखना है, खेत में हमें डीप प्लाविंग करनी है, ठीक है। और जो आसपास में मेड़ पर कोई वो है, वीड है, तो उसको हटा देना है। ये तो बेसिक क्रियाएं हो गई। इसके बाद में हम करते हैं केमिकल में सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट में हम ये कहते हैं कि जो फंजीसाइड है, ठीक है, फंजी साइड जो है उनका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सर कौन सा फंजीसाइड, तो आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो फंजीसाइड काम में लेते हो वो जिनेब हो सकता है, वो मेनकोजेब हो सकता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, मेनकोजेब या जिनेब हो सकता है। इसके अलावा और भी अवेलेबल है, ठीक है, कार्बेंडाजिम हो गया, ये भी आप काम में ले सकते हो। इसके बाद में बचता है सर सीड ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन फिर भी रोग नजर आ रहा है, ठीक है, खड़ी फसल में नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के लिए हम कुछ फंजीसाइड्स काम में लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मेनकोजेब और आपके कार्बेंडाजिम होता है। इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है, तो एक चीज होती है आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। क्या सर यहाँ पर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी काम में ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हो। सर क्या काम में लेंगे, ट्राइको
ट्राइकोडर्मा हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा नियंत्रण हो गया। बस यही मेन चीज होती है, बाकी जो है सिम्टम्स अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर डिजीज साइकिल, तो डिजीज साइकिल बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो रोग के स्पोर है वो क्या होते हैं, दूसरे पौधों पे चले जाते हैं या मिट्टी में या पौधों के अवशेष के रूप में मिट्टी में पड़े रहते हैं। अगले सीजन में दोबारा से क्या हो जाएंगे, जड़ों के द्वारा पौधे में फैल जाते हैं, यानी कि मिट्टी जनित रोग है, मृदा जनित रोग हम इसको बोल सकते हैं। बस ये छोटा सा क्या है आपका डिजीज साइकिल है। तो अब जितने भी वीट की डिजीज हम पढ़ेंगे उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी बात नहीं है, सारी सिंपल इजी वे की चीजें हैं। तो सबको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो आपका गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू है, इसका कोगल ऑर्गेनिज्म की यदि हम बात करें तो एरिसाइफी ग्रेमिनिस इसको हम कहते हैं। सर ये क्या है, ब्लूमेरिया। तो देखो ये जो ब्लूमेरिया है ये आजकल इसका न्यू नाम है। ठीक है, क्या है, न्यू नाम है। एरिसाइफी के नाम से तो आप जो है इसको, ये है ना, इसके लिए नहीं आया है, ग्रेमिनिस तो ग्रेमिनिस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बुलेरिया है, ये ब्लूमेरिया है, ये इसके लिए आया है। एरिसाइफी को आजकल कहीं कहीं पर बुलेमेरिया भी लिखने लग गए हैं, ये नया नाम है इसका, इसलिए इसको भी ध्यान रख लेना। सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे प्रारंभ में क्या होगा, पत्तियों पर आपको सफेद फफूंद जैसा पाउडरी पदार्थ दिखाई देगा। सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट लक्षण यही है। पत्तियों को जैसे ही देखोगे वैसे ही आपको क्या दिखाई देगा, पाउडर सा दिखाई देगा। और वो पाउडर इस प्रकार से ग्रुप में होता है, किस प्रकार से दोस्तों, ऐसे एक जो डब्बा है इस प्रकार से था, एक जो यहाँ पर कॉलोनी बनती है जी। ठीक है, लक्षणों की क्या होती है, जो स्पोर होते हैं उनकी इस प्रकार की कॉलोनीज, अभी मैं चित्र में भी दिखाऊंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा। सिम्टम्स प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर लीफ टू अपर लीफ, मैंने कहा था सबसे पहले छोटे वाली पत्तियों पर, उसके बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर, यानी कि एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। क्या होते हैं, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए ऊपर वाली तक पहुंच जाते हैं, यदि हम उनको कंट्रोल ना करें तो दोनों लक्षण समझ में आ गए। पत्तियों पर सफेद फफूंदी जैसे पदार्थ दिखाई देते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, किसके, फंगस के। फंगस कौन सी है, एरिसाइफी है। ठीक है, फंगस कौन सी है, एरिसाइफी ग्रेमिनिस है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं, डिजीज प्रोग्रेशन, यानी कि डिजीज की प्रगति कैसे होती है। डिजीज एक बार जो है मान लो एंटर तो कर गई, लेकिन उसके बाद में एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे फैलती है, या एक ही पौधे पर ऊपर कैसे बढ़ती है, इसके बारे में भी बता दो। तो ये बातें भी आप जान लो। गंभीर संक्रमण में तना बालियां भी प्रभावित होती है। जैसे हम जो है इनको कंट्रोल नहीं करेंगे पत्तियों को, भाई पहले तो नीचे वाली पत्तियों पे दिखाई दे रही है, ये देखो व्हाइट व्हाइट सी यहाँ पत्तियां हो रही है, फिर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ऊपर वाली पत्तियां संक्रमित हो जाएगी, फिर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बालियां भी थोड़ी धब्बे व्हाइट व्हाइट से नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में सफेद फफूंद के धब्बे बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं। पहले तो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे धब्बे थे। अब ये धब्बे क्या होते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, तो ये आकार बढ़ाते हुए पास वाले से आकर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के जब बहुत ज्यादा गंभीर संक्रमण होता है तो बड़े बड़े धब्बे व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, ऐसे मिले हुए। देखो ये यहाँ पर पूरे मिल चुके हैं, ठीक है, पास पास में आ चुके हैं। प्रभावित क्षेत्र पत्तियों के दानों और पीले से भूरे रंग में बदल जाता है। जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो पीले से धीरे धीरे भूरे में बदल जाएगा, और पत्तियों के दानों दोनों ओर, ठीक है, पत्तियों के दोनों ओर ये पीलापन भूरापन नजर आएगा। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ता है, तो यील्ड पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चित्र देख के आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी किस प्रकार से चीजें प्रभावित होती है। एडवांस सिम्टम्स, उन्नत लक्षणों की हम बात करें तो पुराने संक्रमण वाले हिस्से भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो क्या थे, स्पोर थे, अब वो स्पोर तो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और उनकी जगह क्या बचता है, आपका जो माइसीलियम होता है वो बचता है। तो वो माइसीलियम कैसा दिखाई देता है, भूरा दिखाई देता है, और उन पर काले फलों की संरचनाएं, जिसको हम क्लाइस्टेरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं,
टोथेरिसिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसका मुख्य रूप से क्या है, संरचना है। सर किसकी संरचना है, तो ये एरिसाइफी की ही संरचना है, जिसमें पोलन्स तो क्या हो चुके हैं, जो पोलन्स क्या, ये जो स्पोर है वो तो उड़ चुके हैं, बीजाणु है वो तो उड़ चुके हैं, लेकिन अब बचा हुआ जो माइसीलियम है उसकी संरचना बची है। सेवरल इन्फेक्शन लीड टू द लीफ डेथ, ज्यादा संक्रमण होने जाने पर पत्तियां सूख कर मर जाती है। नीचे वाली पत्तियों को हमने छेड़ा ही नहीं, वो फैलता जा रहा है, उसका पोषण लेता जा रहा है, तो पत्तियां लास्ट में क्या हो जाती है, सूख जाती है। पत्तियां लास्ट में क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपके सूख जाएगी। इसके बाद में इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं, इस रोग कारक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह रोग बुलिमेरिया ग्रेमिनिस, ठीक है, या फिर आपके एरिसाइफी ग्रेमिनिस के कारण होता है। बात समझ में आ गई, आजकल इस नाम से पुकारा जा रहा है, बाकी वही चीज है। फफूंद का कवक जाल पौधे की सतह विशेष रूप से पत्तियों के ऊपर हिस्सों की पूरी तरह ढक लेता है, पत्तों को पूरी तरह ढक लेता है। जब फैलने लगता है ना तो चारों ओर फैल जाता है पत्तियों पे। इसके बाद में इसमें बनते हैं कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया क्या होते हैं, ठीक है, तो कोनिडिया तो अलैंगिक स्पोर होते हैं, यानी कि ये जनन में जो है कभी भी लैंगिक रूप से जनन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट ही कहीं पे भी जाएंगे वहां पर अपनी नई संतति बना लेंगे, उसके लिए दूसरे नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि लैंगिक जनन नहीं करते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको स्पोर्स में कुछ स्पोर क्या होते हैं, लैंगिक जनन में भी काम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्कोस्पोर है ये लैंगिक जनन वाला स्पोर है, यानी कि ये क्या करेगा, ये लैंगिक जनन में भाग लेने वाला है, ठीक है। तो दो प्रकार के स्पोर हमेशा ध्यान रखना, आपके जो कवक होते हैं इनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्रकार के जो स्पोर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे कोनिडिया और एस्कोस्पोर, ठीक है। अलग अलग होते हैं सब में, लेकिन यहाँ पर एस्कोस्पोर तो क्या है, लैंगिक है, और यहाँ पर आपके जो अलैंगिक है वो कौन से हैं, कोनिडिया। कोनिडिया को ध्यान रखना, खूब काम में आएगा आगे भी। एस्कोस्पोर गहरे भूरे गोल रेशेदार, ये इसकी कुछ जो है बातें दी गई है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। कोनिडिया इतने लंबे होते हैं, इतने चौड़े होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हिस्टोरिया हथेली के आकार की संरचना के होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं की जो है एक संरचना होती है। डिजीज साइकिल कैसे काम करता है, तो सर डिजीज साइकिल प्रत्येक संक्रमण में छोटे छोटे सफेद रंग के बीजाणुओं का समूह होता है, ठीक है। पहले तो क्या बनेंगे, बीजाणुओं के छोटे छोटे समूह, मैंने कहा था ना इस प्रकार के जो है धब्बे रहते हैं, तो ये बीजाणु दिखाई देते हैं। ये बीजाणु हवा के द्वारा फैलते हैं, जिससे रोग तेजी से जाएगा, ये उड़ेंगे और दूसरे पौधों को संक्रमित करेंगे। कवक को संक्रमण के लिए उच्च आर्द्रता, लगभग 85% से ज्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा या ओस इसकी वृद्धि को रोक सकती है। ऐसा नहीं है कि बरसात हो जाए, बरसात की वजह से जो स्पोर होते हैं वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और नीचे चले जाएंगे मिट्टी में, ठीक है। फिर मिट्टी से ये आगे उड़ नहीं पाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो ओस होती है या वर्षा होती है वो इसके लिए हानिकारक है, लेकिन ह्यूमिडिटी इसके लिए सही बात है, ठीक है। ये रोग हल्के तापमान 15 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड घने फसल क्षेत्र में अधिक फैलता है, ठीक है। जितनी जो है आपके घनी फसल होगी, ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कम एरिया में ज्यादा पौधे होंगे, ठीक है, उस एरिया में ये ज्यादा फैलेगा, क्योंकि कांटेक्ट में आएंगे ना, पास पास रहेंगे तो जल्दी से फैल जाएंगे। भाई मान लो एक तो मैं यहाँ पे हूँ और एक आदमी वहां पे है, तो मुझे मान लो मेरे पास वो आना चाहेगा तो उसे टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि वो यहाँ पर बिल्कुल पास में ही खड़ा है तो मेरे पास में ही खड़ा है, उसको क्या टाइम लगेगा। ऐसा ही पौधों में होता है, यदि रोगजनक एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा और पौधे बिल्कुल पास में है तो जाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पौधे दूर है तो उसको टाइम लगेगा या पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें होती है। और दूसरी बात, ये टेम्परेचर आपके सर्दियों का टेम्परेचर ही होता है, नॉर्मल सर्दियों में इतना टेम्परेचर रहता है, तो ये आराम से सर्दियों में फैलते हैं। वर्षा इस रोग के विकास को 5 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। यदि वर्षा हो जाए तो 5 दिन तक ये रोग आगे बढ़ेगा ही नहीं। यह रोग फसल के अवशेषों के माध्यम से एक मौसम से दूसरे मौसम तक बना रहता है। तो बरसात का मतलब ये भी है कि यदि फव्वारा सीजन कहीं पे, जो फव्वारा इरिगेशन सिस्टम है वो यदि कोई काम में ले रहा है तो वहां पर भी ये रोग नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, फव्वारे का मतलब ऊपर से पानी डालते हैं, पानी डालेंगे तो स्पोर पानी के साथ घुलकर नीचे मिट्टी में चले जाएंगे और वो वापस जड़ के द्वारा जब स्प्राउट होंगे वापस आएंगे तो उनमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो स्पोर जल्दी फैल सकते थे लेकिन पानी के कारण नहीं फैल पाए, तो उस एरिया में ये इतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रोग फसल के अवशेषों के माध्यम से
एक मौसम से दूसरे मौसम में जो अवशेष होते हैं ना, अभी मैंने कहा मिट्टी में पत्तियां पड़ी रहेगी, डंठल पड़े रहेंगे, इसके अलावा जड़ें पड़ी रहेगी, तो उनमें माइसीलियम है, तो वो अगले सीजन में दोबारा से फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, यह रोग विशिष्ट मेजबान जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया पर ही विकसित होते हैं, अर्थात गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू जौ को संक्रमित नहीं करता है, न ही जौ का मिल्ड्यू गेहूं को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा भी होता है कि गेहूं में होने वाला पाउडरी मिल्ड्यू अलग कारक से होगा और जौ में होने वाला पाउडरी मिल्ड्यू अलग कारक से होगा। दोनों के अलग कारक हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि इस खेत में मान लो इस बार आपने क्या उगाया, वो ये गेहूं उगाया, तो अगली बार आप यहाँ पर जौ उगा सकते हो। ठीक है, इस रोग का इसमें प्रकोप नहीं होगा। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक है, एक विशेष होस्ट पर ही ये फैलते हैं, दूसरी चीजों पर नहीं फैलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कल्चरल में सबसे पहले घनी बुआई से बचे ताकि हवा का संचार अच्छा हो सके, संतुलित नाइट्रोजन प्रयोग करें। मैंने कहा था दो चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है, नाइट्रोजन रोगों को बढ़ाता है, नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करेंगे रोगों को बढ़ाएगा, पोटास का ज्यादा प्रयोग करेंगे रोगों को घटाएगा। ठीक है, पोटास रोगों को घटाता है क्योंकि पोटास पौधे में रेजिस्टेंस विकसित करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस विकसित करता है, जबकि नाइट्रोजन पौधों में कीटों और रोगों के प्रकोप को ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप एक तो पतले दूध का मतलब डाइल्यूट जो मिल्क होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा प्रतिरोधी किस्में काम में ले सकते हैं, लाल बहादुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, कमल, ये सब क्या होती है, प्रतिरोधी किस्में हैं। यदि केमिकल कंट्रोल की बात करें तो मैंने कहा था कार्बेंडाजिम। ठीक है, कार्बेंडाजिम का 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या कर सकते हो, छिड़काव कर सकते हो। गीला गंधक, गंधक का मतलब वही होता है सल्फर से, जो है सल्फर एक तरह की ये फंजीसाइड होते हैं ना, ये सल्फर से बने हुए फंजीसाइड होते हैं। ठीक है, तो कुछ फंजीसाइड ऐसे हैं जो सल्फर से बने हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे जो प्रोपिकोनाजोल है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली इमरजेंस के समय, ये हम बालियां निकलते समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कंट्रोल है वो कंप्लीट हो जाता है और रोग भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जल्दी से दूसरा रोग और पढ़ लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े रोग है नहीं है। अल्टरनेरिया ब्लाइट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेरिया यानी कि अल्टरनेरिया ट्रिट्रिसियाना से ये फैलने वाला है, कोगल ऑर्गेनिज्म इसका यही है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, दूसरी बात, सिम्टम्स की बात करें तो यह भी एक किससे होने वाला रोग है, फंगस से होने वाला रोग है। तो जो रोग फंगस से होगा उसमें आपके, क्योंकि ब्लाइट, यहाँ पर हम ब्लाइट बोल रहे हैं ना, तो ब्लाइट में यह ध्यान रखना जले हुए जो है आपके धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, पत्तियों पर जले हुए से धब्बे नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं की फसल में 7 से 8 सप्ताह की अवस्था में प्रकट होंगे और पकने के समय गंभीर रूप ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ये है 7 से 8 सप्ताह का मतलब हो गया 2 महीने। ठीक है, 2 महीने कह सकते हैं, 2 महीने की अवस्था पे ये रोग दिखाई देगा। उसके बाद में जैसे जैसे हम जो है ढिलाई बरतेंगे, ढिलाई बरतने का मतलब है हम टाइम पे स्प्रे नहीं करेंगे, रोगजनक का नियंत्रण नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा फैल जाएंगे। ठीक है, पत्तियों पर छोटे पीले वाले अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, लेकिन इन धब्बों की खास विशेषता क्या है, ये क्या होते हैं, ये आपके जो है जले हुए से धब्बे नजर आते हैं। ये धब्बे बाद में अनियमित आकार के हो जाते हैं। ठीक है, डिजीज जो प्रोग्रेशन है, आगे बढ़ने का है, तो धब्बों की पीली किनारे हल्के से गहरे भूरे रंग में बदल जाती है और फैली हुई दिखाई देती है। ये धब्बे अक्सर दाग जैसे दिखते हैं जिनमें पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, संक्रमण सबसे पहले निचली पत्तियों पर, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियों पे होता है। सेवरल इन्फेक्शन की, भाई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तब की बात करें तो यहाँ पर कई धब्बे आपस में मिलकर बड़े बड़े क्षेत्र को ढक लेते हैं, पूरी पत्ती सूख जाती है। ठीक है भाई, जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के टच में आ जाएंगे और पूरी पत्ती को ही सुखा देंगे। पत्तियां जल्दी सूखने लगती है, ये सूखे हुए सिरे, सूखना सिरे से शुरू होता है, लास्ट से जो है पत्ती, जैसे मान लो ये आपकी पत्ती है तो पत्ती यहां से सूखना स्टार्ट होगी और सूखती सूखती इधर से इधर आती जाएगी। ठीक है, नमी की स्थिति में धब्बों पर काले रंग के पाउडर जैसे कोनिडिया बनते हैं, तो इसमें भी स्पोर बन रहे हैं। और कौन से बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये उड़कर दूसरे पौधे पर जाएंगे और वहां भी रोग
फैलाएंगे। ठीक है, एडवांस स्टेज में क्या होगा, तो कई नीचे की पत्तियों पर धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर फैलेंगे, कवक कवक ऊपर जाता जाएगा। जो पत्ती की म्यान होती है जिसको हम लीफ शीथ कहते हैं, तना हो गया, बाली हो गया, ग्लूमस हो गया, इन सब पर ये फैल जाएगा यदि हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो। संक्रमण फूल आने से पहले हो जाता है तो बीज नहीं बनते हैं। यदि संक्रमण फूल आने से पहले हो गया, ठीक है, मान लो फ्लोवरिंग हुई नहीं प्लांट में, और यदि पहले ही आपका रोग फैल गया तो फिर प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि हमारे क्या होगा, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, गंभीर रूप से संक्रमित खेत जुते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें दूर से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो इटियोलॉजी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गेहूं में अल्टरनेरिया जो ब्लाइट रोग है उसकी इटियोलॉजी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो हम रोगजनक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में दोस्तों, रोगजनक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ, तो इसकी बात कर लेते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट की। ठीक है, अब देखो माइसीलियम की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था कि फंगस में बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या होता है, तो इनकी जो कवक तंतुओं का जो जाल होता है, ठीक है, ये जो जाल बनाते हैं इसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो पहले तो इसके बारे में जानेंगे। माइसीलियम के अलावा इसमें ये जो छोटे छोटे इसके तंतु होते हैं, एक तंतु को हम हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपी। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आप जान ही लो, जब हम पैथोलॉजी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पढ़ते हैं, उसकी चीजें हैं। ये माइसेलियम है, ये हाइफी है, इसको हम थैलस भी कहते हैं, जो कवक की संरचना होती है ना उसको थैलस भी कहते हैं। ये चीजें बताने वाली है। ठीक है, ये पहले से ही आपके जानने वाली चीजें हैं। यहाँ पर देखो जो माइसेलियम है ना वो पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी का अर्थ होता है कि आर पार दिखाई देने वाला, तो पारदर्शी होती है लेकिन बाद में हल्के जैतूनी से गहरे जैतूनी भूरे रंग में बदल जाती है। तो बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, और क्या खास बात है माइसेलियम की, तो यहां पर ध्यान देना है, ये शाखित है। शाखित क्या होती है दोस्तों, अलग अलग ब्रांच वाली। जैसे यहां से एक माइसीलियम का तंतु जा रहा था, इसकी एक और ब्रांच निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, इसकी और निकल गई, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी शाखाओं वाली होती है। विभाजित, ये शाखाएं भी क्या होती है, अलग अलग कोशिकाओं से इस प्रकार मिलकर बनी रहती है। ठीक है, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, या अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, 2 से 7 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। इसकी जो माइसीलियम की जो लेंथ होती है वो 2 से 7 मीटर होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो माइसीलियम के बारे में ध्यान रखनी है। कोनिडियाफोर, कोनिडियाफोर वह संरचना है जिसमें कोनिडिया का निर्माण होगा। ठीक है, कोनिडियाफोर क्या है, वह संरचना है जिसमें कोनिडिया का निर्माण होगा। कोनिडिया क्या है, एक तरह के स्पोर है। ठीक है, यह रंग में माइसीलियम के समान होती है, विभाजित होती है क्योंकि माइसीलियम से तो बनी है, सीधे होते हैं और सिरे की ओर चौड़े होते हैं। पौधे पर एकल या गुच्छों में होते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये पत्ती के अंदर फैलते रहते हैं लेकिन जैसे ही स्टोमेटा मिलता है तो ये बाहर भी आ सकते हैं। इसके अलावा पत्ती के दोनों सतहों पर विकसित होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी जो आप ध्यान रखोगे, किसकी, कोनिडियाफोर की। इसके बाद में हम बात करेंगे डिजीज साइकिल और अल्टरनेरिया ब्लाइट की। ठीक है, यानी कि इसका जो डिजीज साइकिल होता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम, यानी कि जो आपका सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो सीड बोर्न स्पोर द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके ये होते हैं ना बीज, बीज के अंदर पहले से ही स्पोर छिपे रहते हैं, उन स्पोर के द्वारा सबसे पहले संक्रमण स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, तो अलैंगिक बीजाणु मिट्टी में बढ़ते हैं और प्राथमिक संक्रमण स्रोत पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही प्लांट के साथ में बढ़ते हुए क्या हो जाएंगे, पत्तियों तक पहुंच जाएंगे, तने से होते हुए। इसके बाद में संक्रमण प्रत्यक्ष मिट्टी संपर्क और बारिश सिंचाई के दौरान मिट्टी के छींटों से फैलता है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
ये चीजें हो जाने के बाद में जो सेकेंडरी इनोकुलम है, यानी कि दूसरा जो संक्रमण होगा वो किसके द्वारा, तो वो स्पोर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा दोस्तों, स्पोर के। और स्पोर कौन से थे इसमें, कोनिडिया। तो कोनिडिया द्वितीय संक्रमण के स्रोत के रूप में कार्य करता है। 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10 घंटे जल परत या 48 घंटे 90% से अधिक आर्द्रता में ये अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है किसके लिए, इस रोग के फैलने के लिए। यदि इनको 90% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाती है, पहली कंडीशन कितने परसेंट से ज्यादा, 90% से ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात, इनको यदि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर जाते हैं, ये स्प्राउट हो जाते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं ये अपने आप में निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि इनको पता है बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। भाई इनके लिए तो ये मौसम सुहाना ही है। ठीक है, तो ये क्या सोचते हैं कि बाहर का मौसम अभी सुहाना है, अभी चलो बाहर और चारों ओर फैल जाओ, नए नए पौधों को संक्रमित करना स्टार्ट कर दो। तो कोनिडिया 2 से 4 जर्म ट्यूब बनाते हैं जिसमें एप्रेसोरियम और प्रवेश पिन होता है। ठीक है, यानी कि कोनिडिया यहाँ से उड़कर दूसरे पौधों की पत्ती पे चले गए और यहाँ पर जाकर ये क्या करेंगे, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाएंगे। ठीक है, और ये ट्यूब्स में से एक ट्यूब क्या करेगी, पिन के रूप में, छोटी नुकीली चीज के रूप में किसके अंदर घुस जाएगी, पत्ती के अंदर घुस जाएगी। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं में सीधा प्रवेश होता है और हाइपे अंतर कोशिकीय या आंतरा कोशिकीय रूप से फैलते हैं। या तो एक कोशिका में भी फैल जाएंगे या कई कोशिकाओं के बीच में भी फैल जाते हैं। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, 72 घंटे के भीतर माइसेलियम गहरे मेसोफिल उत्तक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सहवनीय उत्तक वेस्कुलर टिश्यू को संक्रमित नहीं करते हैं। तो जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, सहवनीय जो उत्तक होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, उनको यह संक्रमित नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में पानी के उत्तक पतले हो जाते हैं, पत्ती के जो उत्तक होते हैं वो पतले और क्लोरोफिल बड़े और अनियमित आकार के हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उन पर यह प्रभाव डालती है। तो ये जो है आपका द्वितीयक संक्रमण पर काम करेगा। पहला संक्रमण किससे हो रहा है, सोइल में उपस्थित या जो सीड पर उपस्थित जो स्पोर है उनके द्वारा। दूसरा संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, जो कोनिडिया है उनके द्वारा यह संक्रमण फैल रहा है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। फिर है जो फॉर्मेशन और सीजनल स्प्रेड है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा भाई, जो है द्वितीयक संक्रमण किसके द्वारा, वही बातें हैं। प्राथमिक जो संक्रमण हो, कोनिडियो 4 पर किसका निर्माण होगा, कोनिडिया का। कोनिडिया क्या करेगा, आगे चल के जो है क्या कर देगा, द्वितीय संक्रमण कर देगा और 2 से 5 दिनों के भीतर जो है ये क्या हो जाते हैं, लक्षण प्रकट कर देते हैं। वही बेसिक बातें हैं। सर्वाइवल ऑफ कोनिडिया, हाँ कोनिडिया कहाँ जीवित रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कोनिडिया पौधों के अवशेष में जीवित रहते हैं, लेकिन मिट्टी की सतह पर या गर्म या नम स्थिति में उनकी जीवन शक्ति कम हो जाती है। यानी कि मिट्टी में तो ये थोड़े दिनों के बाद में मर जाएंगे, लेकिन यदि अवशेष मिले रहेंगे, पौधे के अवशेष, चाहे वो बीज हो, पौधे की पत्तियां हो, पौधे का तना हो या जड़ें हो, ये मिलेगी तो ये लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाएंगे अगले मौसम तक। ठीक है, और ये नहीं मिलेंगे तो जल्दी मर भी सकते हैं। 2 मंथ ऑफ सॉइल सरफेस, यदि मिट्टी पर पड़े रहेंगे तो 2 महीने तक जीवित रहेंगे, और यदि मिट्टी में दफन होंगे, अंदर जो है रहेंगे, तो 4 महीने तक ये क्या हो जाते हैं, पड़े रहते हैं वहां पर। आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सरफेस पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें आएगी, वो स्पोर्स को मार देती है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखोगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट विटावेक्स से कर देंगे। दूसरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, नाइट्रोजन कम मात्रा में देंगे और फर्टिलाइजर सही मात्रा में देते रहेंगे। फंजीसाइड की बात करें तो जिनेब डाइथेन M45 ये दे सकते हैं, दोनों फंजीसाइड हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनेब फर्स्ट और सेकंड स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3% मिक्स बनाकर। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में एक और रोग बचता है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगली जो क्लास होगी हमारी वो बारले की होगी। हम बारले को स्टार्ट करेंगे, उसके रोगों की बात करेंगे, इसलिए इसको भी हम आज ही फ्री कर लेते हैं। छोटा सा रोग है एंग्यूना ट्रिटिसाई। ठीक है, किससे होता है, एंग्यूना ट्रिटिसाई से होता है। पहली बात,
दूसरी बात, लक्षण क्या है, तो लक्षण इसके बिल्कुल इजी और छोटे से लक्षण है। पौधे पर क्या दिखाई देंगे, गेहूं के सभी वृद्धि चरणों को प्रभावित करता है, पौधे की वृद्धि कम कर देता है। ठीक है, क्या कर देगा, पौधे को ये धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा, उस पर प्रभाव डालेगा। रोगग्रस्त बालियां ठीक से नहीं निकलती है, यानी कि बालियां ऐसी हो जाती है, देखो ऐसी हो जाती है। ठीक है, बालियां नॉर्मली आपने गेहूं की बाली देखी होगी, गेहूं की बाली बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, लेकिन इनसे जो प्रभावित बालियां होती है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनके जो ऊपर वाले जो ईयर होते हैं वो इधर उधर तितर बितर रहते हैं। ठीक है, तो बालियां सही से नहीं निकलेगी। बालियां और डाढ़ी मुड़ जाती है, मुड़ जाने का मतलब घूम जाएगी, जो है आपके ये होती है ना ईयर, और ये जो मेन ये जो छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, ये आपके मुड़ जाती है, उल्टी फुल्टी हो जाती है। इसके अलावा संक्रमित पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां लिपटी और मुड़ी हुई नजर आएगी। इसके अलावा लिपटी हुई पत्तियां नए निकले हुए पत्तियों और पुष्पक्रम को फंसा देती है, जिससे कि उनका विकास विकसित नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये अभी इस अवस्था में है कि इसमें ये पत्तियां तो निकल चुकी थी, ठीक है, जो गेहूं का पौधा है इसमें ये पत्तियां तो, लेकिन बाली नहीं निकली थी, और बाली लीफ शीथ जो होती है ना उसमें अटक के ही रह जाती है, बाली बाहर निकल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो लीफ शीथ कभी कभी क्या होती है, बिल्कुल जकड़ जाती है, और उसकी वजह से जो बाली है वो उस लीफ शीथ को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से बाली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी इसी का लक्षण दिखाई देता है। संक्रमित पौधे फैलने लगते हैं, अधिक टिलरिंग शाखाएं विकसित करते हैं। ऑन इन्फेक्टेड ईयर और कर्नेल, संक्रमित बालियां बीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रभावित बालियां छोटी और चौड़ी हो जाती है, उनमें ये टेढ़ी अनुपस्थित रहती है। संक्रमित बालियां स्वस्थ बालियों की तुलना में अधिक हरी दिखाई देती है। ठीक है, ये भी खास बात है कि जो ईयर कोकल से प्रभावित पौधा होगा उसकी बाली ज्यादा हरी दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद में बीज के स्थान पर गोल सूजी हुई गांठें बन जाती हैं, जो सामान्य बीजों की तुलना में आसानी से झड़ जाती है। ठीक है, तो गांठें बन जाएगी बीजों की जगह, शुरुआत में गोल चमकदार होगी, बाद में ये गांठें भूरी या काली हो जाती है। ठीक है, और पकी हुई गोल कठोर गहरी रंग की गोल और सामान्य गेहूं के दानों से छोटी दिखाई देती है। ये क्या होते हैं, कवच के ही जो है अवशेष के रूप में दानों की जगह बन जाते हैं। इसके बाद में इटियोलॉजी की जो एंगुना ट्रिटिसाई है उसकी इटियोलॉजी में ये साइज होती है, होस्ट प्लांट इसका वीट है, वीट में ही मुख्य रूप से ये क्या करती है, जो है आपके प्रभाव डालती है, अंडे देना और सभी किशोर चरण बीज गोल के अंदर पूरा करता है। ठीक है, जो अंडों का मतलब होता है मुख्य रूप से स्पोर की बात है। ठीक है, डिजीज की बात कर ले तो प्राइमरी इनोकुलम के रूप में वही आपके जो है यहाँ पर क्या है, सूत्रकृमि लार्वा है। ठीक है, क्योंकि एंगुना ट्रिटिसाई है क्या, ये सूत्रकृमि होता है। ठीक है, तभी तो यहाँ अंडे दे रहा है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। ये एंगुना क्या होता है, ये सूत्रकृमि होता है, ये ध्यान रखना, मैंने कवक बता दिया था क्या, इसको जरूर ध्यान देना है। ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, ये सूत्रकृमि के द्वारा, इसमें यहाँ पर लिख लेना, ये क्या है, सूत्रकृमि। सूत्रकृमि का मतलब समझते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेमेटोड बोलते हैं, वो है ये। ठीक है, कवक नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो एंगुना ट्रिटिसाई क्या है, आपका सूत्रकृमि है, और सूत्रकृमि होने की वजह से ही ये इस प्रकार के लक्षण नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो रोग कारक है वो अलग अलग प्रकार के क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं पौधे को। पहला जो संक्रमण होता है वो आपका 1000 से 3000 सूत्रकृमि लार्वा किशोर होते हैं, यानी कि छोटे जो लार्वा है। ठीक है, 1000 से 3000 सूत्रकृमि संख्या में होंगे, इतने लार्वा होंगे तब जाकर संक्रमण करेंगे। दूसरी बात, गोल मिट्टी में गिरने के बाद, जो गोल होते हैं, गोल का मतलब एक तरह के बीज ही है, एक तरह के जो है अंडे हैं इनके, ये जो है गिरने के बाद गर्म और नम मौसम में नरम हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी कि ये दूसरे चरण के रूप में जो है आगे सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन लार्वा पानी की पतली परत के सहारे पत्तियों पर चढ़ते हैं और पत्तियों से बाहर रहकर पोषण ग्रहण करते हैं।
जब पुष्पक्रम बनता है तो लार्वा फूलों की प्रारंभिक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और वैक्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वैक्स बन जाएंगे। तो पुष्पक्रम में इनका जाकर क्या होगा? वहां पर ये पूरी तरह से क्या बन जाएंगे? वैक्स। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो बीज होते हैं उनकी जगह क्या क्या मोटे मोटे क्या बन जाते हैं? गोल बन जाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे गोल बन जाते हैं। प्रत्येक फूल गोल में बदल जाते हैं और 80 से अधिक वैक्स सूत्रकृमि वहां पर निर्मित होते हैं। ठीक है, वहां पर फूल में जाकर क्या बन रहे हैं? सूत्रकृमि बन रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो एंगुइना टिटिसाई को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करोगे? तो सबसे पहले, क्योंकि ये सूत्रकृमि से होने वाला रोग है, ठीक है, तो सिर्फ स्वस्थ और रोग मुक्त खेतों के लिए ही लिए गए बीजों का उपयोग करें। पहली बात तो बीज वो ही काम में लेने हैं जो पहले बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे खेतों में उगाए गए थे। संक्रमित बीजों की छटनी कर दो, उनको पानी में तैरा कर अलग कर दो। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। 54 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उस पर नेमेटोड क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। 4 से 5 घंटे तक हम क्या रखेंगे? यदि कोल्ड वाटर रखेंगे तो 4 से 5 घंटे, हॉट वाटर रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको मार देंगे। फसल चक्कर हम अपना सकते हैं। फसल चक्कर बहुत काम करता है सूत्रकृमियों में। ठीक है, जब सूत्रकृमि होते हैं तो एक खेत विशेष में होते हैं वो, और उनको बार बार अपनी होस्ट फसल मिलती रहती है ना, तो वो बार बार वहां पर उगते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं। ऐसे करो कि ऐसी फसल उगाओ जो कि सूत्रकृमियों के लिए हो ही ना। ठीक है, जिससे सूत्रकृमि जिसमें रोग ही ना फैला पाए, इस प्रकार की फसल वहां पे उगाओ और 3 से 4 साल कंटिन्यू वहां पे उगाते ही रहो, तो सूत्रकृमि ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। सॉइल ट्रीटमेंट, तो जो एल्डी कार्प है उससे, या जो आपका नेमाफोस है, इससे आप क्या कर सकते हो? सॉइल को ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सूत्रकृमि पाए कहाँ जाते हैं? सॉइल में ही तो पाए जाते हैं। तो वहां से आप जो है इनको क्या कर सकते हो? अप्लाई करके यहाँ से हटा सकते हो। ये आपका क्या हो जाता है? ईयर कोकल का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एंगुइना टिटिसाई फैलाने वाला है और ये जो होता है एक सूत्रकृमि होता है। तो जो ईयर कोकल है ये आपका सूत्रकृमि से होने वाला रोग है। बाकी हमने सब किसके द्वारा देखे थे? बाकी हम सब जो है कवकों के द्वारा होने वाले रोग थे, लेकिन ये किससे हो रहा है? ये सूत्रकृमि से हो रहा है। अलग रोग है तो पूछा जा सकता है कि कौन से सूत्रकृमि द्वारा हो रहा था, ठीक है, क्या लक्षण थे, मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वीट है ना दोस्तों, वीट जो है उसकी 6 डिजीज थी। कितनी थी? 6 डिजीज थी आपके सिलेबस में, और 6 की 6 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कल हम या नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? बार्ले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बार्ले में होने वाली जितनी भी डिजीज है उनकी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।